हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। आज के सेशन में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे। मैं सब डॉक्टर दीप्ति कारिया और नए बच्चों के लिए फिर से बता रही हूँ, मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी हो जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हमने लास्ट सेशन में भी डिस्क्राइब किया था। ये इसे न्यूरो हाइपोफेसिस भी कहते हैं और इसके जो मेन हॉर्मोन्स है वो रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा और वो हॉर्मोन्स रिलीज होकर के स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये नर्व एक्सॉन्स है, इसके जो नर्व फाइबर्स है, ठीक है, इसके एक्सॉन्स जाएंगे पिट्यूटरी और यहाँ पे हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे। कौन से हॉर्मोन्स है? दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, एक हमारा ऑक्सीटोसिन है और सेकेंड वन एडीएच जिसे कहते हैं वासोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन से स्टार्ट करेंगे। दोनों ही पेप्टाइड्स हैविंग 9 अमाइनो एसिड्स है, इसके अमाइनो एसिड्स 9 है। सिक्रीशन मैंने बताया था, ओ और पी याद रखना है। पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सिक्रीट कर रहा है हाइपोथैलेमस का ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन के दो एक्शन है, एक तो है ब्रेस्ट पे मेमोरी ग्लैंड के ऊपर और सेकेंड एक्शन है ऑन द यूट्रस। तो मेमोरी ग्लैंड पे क्या एक्शन है? सबसे पहला मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसका दूसरा नाम है मिल्क ले डाउन रिफ्लेक्स। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्स है वो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर जब भी बेबी सकल कर रहा है ब्रेस्ट को, इस टाइम पे जो निपल के अराउंड के रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं और जो इम्पल्सिस ट्रांसमिट हो गए सोमैटिक नर्व्स के थ्रू, और ये इम्पल्सिस जाएंगे हाइपोथैलेमस में। कौन सा न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और वहां से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये उसका पहला जो पार्ट है ना वो नर्वस है, इसलिए इसको न्यूरो न्यूरो। सेकेंड वन इज एंडोक्राइन। ऑक्सीटोसिन अभी जाएगा ब्लड के थ्रू पास होकर के, वो जा रहा है ब्रेस्ट तक और वहां पे मायो एपिथेलियल सेल्स का कंट्रैक्शन करेगा जिससे कि मिल्क लेट डाउन हो। ठीक है, इसीलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन, मतलब उसका आधा पार्ट है वो नर्वस है, आधा है वो एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। दूसरा एक्शन है प्रेग्नेंट यूट्रस, और ये भी हमने बताया हुआ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही सर्विक्स यहाँ पे डायलेट हो रहा है तो सर्विक्स के रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है हाइपोथैलेमस में, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? फंडस ऑफ यूट्रस का कंट्रैक्शन, जैसे ही फंडस कंट्रैक्ट करेगा बेबी नीचे पुश हो रहा है, अगेन ज्यादा डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ज्यादा इम्पल्स ट्रांसमिशन और ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, ये कब तक रहेगा? इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव फीडबैक कब तक रहता है? ये स्टिमुलस जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये चालू ही रहेगा। ठीक है, फिर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे अगर वजाइनल रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं तो वहां पे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस बढ़ा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म्स को ऊपर ट्रांसफर कर। है, इसके बाद दूसरा हार्मोन है एडीएच जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। याद रखना इजीली, तो डायूरेसिस नहीं होने देगा, मतलब यूरिन करेगा कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो दूसरा नाम है वाजोप्रेसिन। क्यों वाजोप्रेसिन? ये ब्लड वेसल्स को भी कंट्रैक्ट करे, इसको वाजोप्रेसिन कहते हैं। ये भी 9 अमाइनो एसिड है, उसके 2 अमाइनो एसिड डिफरेंट है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर जो मैंने बताया ऑक्सीटोसिन से, 2 अमाइनो एसिड थर्ड पोजीशन और 8 पोजीशन पे अलग होगा। यहाँ पे आर्जिनिन होगा, इसलिए इसको आर्जिनिन वाजोप्रेसिन भी बताते हैं। अभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? यूरिन को कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कब होगा? जबकि जबकि हम धूप में बाहर जाते हैं तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर लॉस होता है स्वेटिंग से, तो स्वेटिंग हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा कभी कभी, है ना, या फिर ऑस्मोलारिटी बढ़ रही है बॉडी फ्लूइड की, कोई भी तरह से, आइदर स्वेटिंग हुआ या हमने कुछ सॉल्टी खा लिया तो भी ऑस्मोलारिटी बढ़ सकती है। ठीक है, या कुछ वाटर लॉस हुआ तो भी। ठीक है, और इसका जो रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस, कौन से सेंटर से, कौन से न्यूक्लियस से ये रिलीज हो रहा है? ऑप्टिक, है ना, पैरावेंट्रिकुलर था हमारा, इसलिए
पैरावेंट्रिकुलर का था ऑक्सीटोसिन के लिए, सुप्रा ऑप्टिक है फॉर एज, ठीक है। अभी इसका सिंथेसिस जो हमने बता दिया, मैग्नोसेल्युलर न्यू सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, इसके सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये पास होकर के आएगा हेरिंग बॉडी के फॉर्म में और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। हाँ, और ये जो है, ये जो सिक्रीटरी हेरिंग्स बॉडी होती है ना, वो एक्सॉन से एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू, ठीक है, और स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अगर इंपॉर्टेंट है कि और बात कि अगर हम ये पिट्यूटरी स्टॉक को कट कर देना तो ये दोनों एडीएच और ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कम हो जाए, पर अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को निकाल देते तो नहीं कम होगा, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि ये दो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन और सुप्रा ऑप्टिक से हमारा एडीएच। अभी इसके रिसेप्टर्स, तो ये जो वासोप्रेसिन है ना, उसके दो रिसेप्टर, B1 एंड B2, B1 में भी दो है, B1A एंड B1। तो ये वासोप्रेसिन, उसका जो नाम है ना, जो वासो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन कर रहा है ना, वो V1A रिसेप्टर, उसका काम है वेसो कंस्ट्रिक्शन। ये कब काम करेगा, तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो वासो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और V1B रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और V2 रिसेप्टर्स है ना, वो उसका काम है हमारा एडीएच का एक्शन। एडीएच का क्या था, एंटी डाययूरेसिस, तो कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए ये कहाँ पे जाएंगे, किडनी में, कहाँ पे, ईसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और यहाँ पे जो एक्वापोरिन्स चैनल है उसको ओपन। तो इसका एक्शन अगर बात करें तो किडनी पे एक्शन है, तो डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के 5 एक्वापोरिन चैनल्स है, 1, 2 एंड 3 जो है ना वो किडनीज में होते हैं, 1, 2 एंड 3, 1, 5 है तो 1, 2, 3 है किडनीज में, ठीक है। 4 आ जाएगा ब्रेन में और 5 होगा सलाइवरी ग्लैंड्स में, क्योंकि वहां पे भी वाटर चाहिए ना, तो सलाइवरी एंड लेक्राइमल, आंसू आएंगे तो भी चाहिए पानी, लेक्राइमल ग्लैंड्स। तो इसमें 4 जगह पे, सॉरी 5 एक्वापोरिन चैनल्स होती है, 4 अलग अलग जगह, किडनी, ब्रेन, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लेक्राइमल। और ये एक्शन होगा V2 रिसेप्टर्स के, ठीक है। वासो कंस्ट्रिक्शन एक्शन है, ये कब होगा, जब लार्ज डोज में हम एडीएच दे रहे, तो उसका स्टिमुलस मैंने बताया, जब इमरजेंसी है, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हुआ और 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया, हेमरेज, तो तब हमें क्या करना है, वेसो कंस्ट्रिक्शन ना, प्रिवेंट द ब्लड लॉस, तो यहाँ पे हेमरेज के टाइम पे, और ये एक्शन होगा B1A रिसेप्टर। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, एडीएच कैसे रेगुलेट करेगा, जो उसका एक्शन है उससे ऑपोजिट उसका स्टिमुलस होगा, तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ, ऑस्मोलारिटी चेंज हुई या फिर ब्लड वॉल्यूम चेंज है, तो हमारा एडीएच सिक्रीशन, ठीक है। तो ये भी जाएगा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, एडीएच का रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक है, ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ना वो स्टिमुलेट होंगे तभी एडीएच सिक्रीशन। और ऑस्मो रिसेप्टर्स किसको सेंस कर रहे हैं, सोडियम, सॉरी सॉरी, सोडियम, ग्लूकोज एंड यूरिया, है ना, जैसे सोडियम बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा, यूरिया बढ़ा, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होगा। यहाँ पे ये डायग्राम में बताया हुआ है, ये वाला यहाँ अच्छे से बताया है। देखो जैसे हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलारिटी बढ़ रही है, 70 to 290 नॉर्मल हो रही है, ऑस्मोलारिटी बढ़ी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस में है वो श्रिंक हो गए, ऑस्मो रिसेप्टर्स श्रिंक हुए तो डिस्चार्ज बढ़ रहा है वहां से, वो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन बढ़ाएंगे जिससे कि एडीएच का सिक्रीशन सिंथेसिस बढ़ेगा, एडीएच डिस्टल कॉर्नेटर ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा, कहाँ जाके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर ये जाकर के प्लाज्मा की ऑस्मोलारिटी को नॉर्मल, ठीक है। तो ये वाला हमारा मैकेनिज्म। फिर ब्लड वॉल्यूम, हाँ अगर ये तो ऑस्मोलारिटी की बात है, अगर ब्लड वॉल्यूम भी कम हो रहा है तो भी एडीएच सिक्रीशन, ठीक है। और अगर ब्लड वॉल्यूम, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज, ठीक है। इसके लिए जो मैकेनिज्म है ना वो प्रेशर रिसेप्टर मैकेनिज्म एक नाम है इसका, दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ना, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन ना, उस टाइम वहां पे भी ये वाला जो है ना रेनिन एंजियोटेंसिन वो भी एडीएच को अफेक्ट करेगा, एडीएच का सिक्रीशन
बढ़ाएगा, और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड मैकेनिज्म। तो प्रेशर रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या था, हमारे जो दो टाइप के प्रेशर रिसेप्टर्स, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ग्रेट वेन्स में होते हैं, एट्रिया में होते हैं, पल्मोनरी वेसल्स में। और हाई प्रेशर वाले जो हमारे जो प्रेशर रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं ना, कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्च में। ये कैसे एक्शन करेंगे, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रेचिंग होगा बैरो रिसेप्टर्स का, तो आफ्रन इंपल्सेस जा रहे हैं हमारे नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल। नाइन्थ वाली कौन सी है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। नाइन्थ इज ग्लॉसोफेरेंजियल और फेरिंजियल, एंड टेंथ इज वेगस। ठीक है, ये दोनों के थ्रू जाएंगे, वहां जाकर के मेड्यूला में जाकर के एडीएच का सिक्रीशन इनही है ना। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है ना, तो अभी एडीएच नहीं चाहिए ना, क्योंकि यूरिन में ये जो है वो फ्लूइड लॉस करना है। रेनिन एंजियोटेंसिन में जैसे ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है ना, तो क्या होगा, देखो रेनिन एंजियोटेंसिन का स्टिमुलस क्या था, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड सोडियम, sympathetic activity and decrease extracellular fluid volume। ये सब जाकर के रेनिन को सिक्रीट, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा। साथ साथ में क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, अभी हमें फ्लूइड चाहिए, तो एडीएच सिक्रीशन करेगा। ठीक है, फिर थर्ड मैकेनिज्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, नाम के हिसाब से है तो ये सिक्रीट हो रहा है एट्रिया से, है ना। नाइट्रियूरेसिस, अभी ये कब कब सिक्रीट होगा, जब भी हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो वॉल्यूम बढ़ा तो एट्रिया के पास ज्यादा ब्लड आएगा, तो एट्रिया बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा पहले। जैसे स्ट्रेच होगा तो ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिलीज करेगा, कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है। तो नाइट्रियूरेसिस इसका पूरा नाम है, नाइट्री का मतलब है सोडियम, नाइट्रियूरेसिस मतलब सोडियम का लॉस करना है यूरिन के अंदर, ठीक है ना। सोडियम लॉस करेगा यूरिन के अंदर, ठीक है। सोडियम के साथ वाटर भी जाएगा, प्रेशर नाइट्रियोरेसिस डायोरेसिस होगा, तो वॉल्यूम नॉर्मल आ जाएगा। तो ये सब जो फीडबैक मैकेनिज्म्स है ना, वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करी। अभी अप्लाइड एस्पेक्ट कर रहे थे, तो नॉर्मलिटी ऑफ एडीएच सिक्रीशन, तो पहला है SIADH और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। हम एक के बाद एक कर रहे हैं। SIADH मतलब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीएच सिक्रीशन बड़ा है पर वो एप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब एडीएच सिक्रीशन बड़ा है तो होना क्या चाहिए, हाँ, कंसेंट्रेटेड यूरिन, पर यहाँ कंसेंट्रेटेड यूरिन नहीं होगा, लॉस होगा ज्यादा सोडियम और वाटर का। इसके कॉज है, सबसे पहले तो क्या है कि एडीएच का सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, हाइपोथैलेमस से ही बढ़ेगा। सेकेंड, कोई एक्टोपिक है, जैसे कहीं पे ब्रेन में और कहीं से या लंग्स में से एडीएच बन रहा है। और थर्ड, एडीएच बन बराबर रहा है पर वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो लेवल बढ़ गया। हाँ, तो अभी इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पे, तो पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं। देखो एडीएच बड़ा है ना, सपोज यहाँ पे ये एडीएच बड़ा है, ठीक है। एडीएच बढ़ने से होगा क्या, शुरू में देयर इज वाटर रिटेंशन, है ना, क्योंकि एक्वापोरिन चैनल खुल जाएगी, तो वाटर रिटेंशन हुआ, है ना। वाटर रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट हो जाएगा, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन ये स्टिमुलेट नहीं होती, इनहिबिट होती। तो इसकी वजह से जो क्या होगा कि वाटर और सोडियम लॉस, मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, पहले तो क्या है, एडीएच सिक्रीशन हुआ तो वाटर रिटेंशन एडीएच, ठीक है। और इंक्रीज एडीएच से वाटर रिटेंशन हुआ, इंक्रीज एडीएच वाटर रिटेंशन, ये क्लिनिकल फीचर में पूरा आ जाएगा, वाटर रिटेंशन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा तो मैंने क्या बताया, रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिट होगी, तो डिक्रीज आल्डोस्टेरोन, ठीक है। आल्डोस्टेरोन का क्या काम है, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर, है ना। तो अभी आल्डोस्टेरोन नहीं है, सोडियम वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम लॉस इन यूरिन, इसे कहते हैं हाइपर नाइट्रिया। यहाँ अगर सोडियम लॉस हुआ तो फिर प्लाज्मा में कम हो जाएगा, तो सोडियम लेवल डिक्रीजेस इन प्लाज्मा, हाइपोनेट्री, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया मतलब सोडियम कम, ठीक है। अभी सोडियम कम हो रहा है, ऑस्मोलारिटी भी कम हो रही है ना।
तो वाटर रिटेंशन होगा, सोडियम कम है, ऑस्मोलारिटी कम है, तो इसकी वजह से ईडी की ऑस्मोलारिटी, कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, नहीं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कलेक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, और इसके साथ एक और भी है कि यूरिन की ऑस्मोलारिटी इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलारिटी क्यों इंक्रीज होगी? कि सोडियम लॉस हो रहा है ना, यूरिन की ऑस्मोलारिटी इंक्रीज यूरिन। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा मैकेनिज्म याद रखना। देखो एडीएच बढ़ा, वाटर रिटेंशन हुआ, वाटर रिटेंशन की वजह से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे एल्डोस्टेरोन कम होगा, सोडियम लॉस इन यूरिन, सोडियम लेवल डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इडीमा होगा, सोडियम जो है वो यूरिन में आ जाएगा, तो यूरिन की ऑस्मोलारिटी बढ़ जाएगी। दूसरा डिसऑर्डर है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, एडीएच सिक्रीशन कम हो जाता है, तो अभी क्या होगा, यूरिन हो जाएगा डाइल्यूट। इसके दो टाइप्स है, नेफ्रोजेनिक और न्यूरोजेनिक। नेफ्रोजेनिक, न्यूरोजेनिक मतलब सिक्रीशन इसका हाइपोथैलेमस से ही डिक्रीज, हाइपोथैलेमस में से डिक्रीज हुआ, आइदर कंजेनाइटल बाय बर्थ उसका डेफिशिएंसी होगा, और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या हो सकता है, सपोज कोई न्यूप्लेजिया है, न्यूप्लेजिया है मीन्स मेलिग्नेंसी है हाइपोथैलेमस की, पिट्यूटरी की, या फिर कोई सर्जरी करवाई है जिससे भी जो है उसके सिक्रीटिंग न्यूरॉन से वो अफेक्ट हो गए, कोई इन्फेक्शन है, कोई सिस्टेमिक डिजीज है, फिर ट्रॉमा, वास्कुलर रीजन, अगर इन्फेक्शन है कोई वास्कुलर, ये कोई भी रीजन से यहाँ पे न्यूरोजेनिक डायबिटीज। या और नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि देखो एडीएच बन तो बराबर रहा है, पर वो जाकर के किडनी पे उसका काम नहीं करेगा, क्योंकि जो B2 रिसेप्टर्स है ना उसमें कोई डिफेक्ट है। ठीक है, तो अभी इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, एडीएच काम ही नहीं करेगा या बनेगा नहीं, तो यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट, पोली यूरिया, 3 to 20 liters पर डे, यू कैन इमेजिन, पर डे सॉरी, ये हमारा होता है 1 to 1.5 लीटर है, इसके बदले ये तो डबल से कितना गुना हो गया, तो 3 to 20 liters पर डे यूरिन। और इसके साथ क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है तो प्यास भी बहुत लगेगी, पोलीडिप्सिया। और थर्ड, बहुत ज्यादा केसेस में अगर उसने इतना 3 लीटर से 20 लीटर तक पानी नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, देयर इज डिहाइड्रेशन। तो ये टू डिक्रीज वाटर, ये इसके 3 स्टेप्स है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट करते हैं जिससे डायग्नोसिस हो सके। तो पहला है वाटर डिप्राइवेशन। पहले तो पता चलाना है इजीली, कुछ भी किए बगैर, कि भाई उसको डायबिटीज इंसिपिडेंस है कि नहीं, तो उसको पूरी रात वाटर डिप्राइवेशन, ओवरनाइट वाटर डिप्राइवेशन है ना, या फिर 12 आवर्स के लिए। तो वाटर डिप्राइवेशन करेंगे तो हम सब में क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी, पर इसमें यूरिन ऑस्मोलारिटी नहीं बढ़ेगी, तो पता चल जाएगा कि डायबिटीज इंसिपिडेंस सबसे पहला। ठीक है, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि न्यूरोजेनिक है कि नेफ्रोजेनिक। इसके बाद क्या करना है, वाटर डिप्राइवेशन कर दिया, अभी इसके बाद उसको 5 इंटरनेशनल यूनिट हमें एडीएच देना है। अगर एडीएच दिया और यूरिन की ऑस्मोलारिटी डिक्रीज हुई, मतलब सॉरी यूरिन की ऑस्मोलारिटी इंक्रीज हुई ना, क्योंकि एंटी डायबिटिक कॉन्सेंट्रेट करेगा ना यूरिन, वॉल्यूम डिक्रीज, ऑस्मोलारिटी इंक्रीज हुई, तो मतलब उसको कहाँ है, न्यूरोजेनिक है, बन ही नहीं रहा है, हमने दिया तो उसका एक्शन आ गया। फिर अगर अगर हमने एडीएच दिया, ठीक है, इसके बाद यूरिन ऑस्मोलारिटी बढ़ी तो न्यूरोजेनिक, यूरिन ऑस्मोलारिटी नहीं बढ़ी, नो राइज, तो फिर नेफ्रोजेनिक के, मतलब हमने एडीएच दिया है पर रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहे। तो इस टेस्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे, वासोप्रेसिन टेस्ट बोलते हैं कि वेदर न्यूरोजेनिक है या नेफ्रोजेनिक है। सबसे पहले तो डायबिटीज है कि नहीं, इंसिपिडस है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। ये आई थिंक इसमें नहीं आएगा, हाइपर एक्टिविटी हमने एंटी डायबिटिक कर दी। ठीक है, तो आज के एमसीक्यूज कर लेते हैं। एडीएच सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो देखो डिक्रीज वॉल्यूम, बढ़िया, फिर डिक्रीज प्रेशर, तो भी स्टिमुलेशन होगा, डिक्रीज ऑस्मोलारिटी या इंक्रीज ऑस्मोलारिटी ना, ऑस्मोलारिटी तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है ना, तो डिक्रीज नहीं होगा। ऑस्मोल इसका काम क्या है, कंसेंट्रेटेड यूरिन, कंसेंट्रेटेड यूरिन कब चाहिए, ऑस्मोलारिटी बड़ी होनी। सेकेंड, साइट ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच हमें पता है, इट इज एक्वापोरिन चैनल्स है हमारे। एक्वापोरिन चैनल्स कहाँ होते हैं, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब, तो ये आएगा कलेक्टिंग।
और फॉलोइंग आर द चेंजेस सीन इन द SI-ADH एक्सेप्ट, देखो SI-ADH का फिर से कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या था, ADH बहुत ज्यादा है तो वाटर रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन हुआ तो प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी डिक्रीजेस, तो ये हुआ, ठीक है। फिर आएगा इसके बाद हमारा, अगर वाटर रिटेंशन हुआ ना तो डिक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कम हुआ, एंजियोटेंसिन कम होगा तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम लॉस हो गया यूरिन में, तो क्या होगा, हाइपोनेट्रेमिया, है ना, तो सोडियम लेवल डिक्रीज है प्लाज्मा, और इसकी वजह से इडीमा भी हो। और यहाँ पे सोडियम अगर यूरिन में जा रहा है तो यूरिन की ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है। दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आपने पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो ही इसका आंसर आए, तो ये मैंने पूरा करवा दिया। फिर सोडियम इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन, तो हमने किया अभी, एल्डोस्टेरोन होगा ना एक्सेस में तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, हार्ट फेलियर में भी सोडियम एक्सक्रीशन नहीं होता, शॉक है तो शॉक में तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये सोडियम लॉस नहीं होगा, SI-ADH। फिर इन एब्सेंस ऑफ ADH नो वाटर एब्जॉर्प्शन, ऐसा नहीं होता, 65% वाटर एब्जॉर्प्शन है ना, वो तो PCT में होगा ही होगा। ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन, ये 65% है ना, उसको ऑब्लिगेटरी बोल, तो ये भी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं, फैकल्टेटिव। दो टाइप के एब्जॉर्प्शन है, 65% हमारा होगा ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब चाहिए ही चाहिए, तो वो PCT में होगा, और जो बाकी का है ना 35 नहीं बोल सकते, 34 बोल सकते, क्योंकि 99%, देखो हमारा जैसे 180 लीटर्स पर डे हमारा GFR होता है, ठीक है, उसमें 178.5 लीटर पर डे एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, 1 लीटर 1.5 लीटर्स जो है वो हमारा यूरिन आउटपुट है ना, तो इसमें से 65% ऑब्लिगेटरी, उसके ऊपर ADH का कोई काम नहीं है, वो तो जाएगा ही जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो ही जाएगा, बाकी बचा ना 34% ना, तो फैकल्टेटिव, इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव, मतलब उसको फैसिलिटेट कर रहा है ADH। यूरिन ऑस्मोलारिटी इन डायबिटीज इंसिपिडस इज, ऑस्मोलारिटी डाइल्यूट यूरिन होगा ना तो डेफिनेटली ऑस्मोलारिटी डिक्रीज हो रही है। Which of the following is true regarding oxytocin? Increase by stress, secreted by paraventricular, ये करेक्ट है ना, स्ट्रेस में बढ़ता नहीं है, स्ट्रेस में ना ब्रेस्ट सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्टिव इन मेल्स नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं, प्रोजेस्टेरोन चाहिए इसमें। जो द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिन, देखो मिल्क इंजेक्शन तो करेगा, लीस्ट सेंसिटिव टू यूट्रस इन प्रेगनेंसी, में ऑल्सो इन्वॉल्व इन ल्यूटियोलाइसिस भी आएगा, ट्रिगर इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, ये भी कर रहा है, तो लीस्ट सेंसिटिव नहीं होता, तो यूट्रस में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर से प्रेगनेंसी में बढ़ जाएंगे, ठीक है। मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड बाय इजीएस्ट क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन, 10 not true about ejection of milk, frequency occur in both the breast even though baby is nursing at one breast, yes ये दोनों ब्रेस्ट में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन करवा सकता है, कभी कभी एक ब्रेस्ट में अगर बेबी सकल करा है तो दूसरे ब्रेस्ट में भी मिल्क इंजेक्शन होता है। कैन बी स्टिमुलेटेड बाय साइट और साउंड ऑफ द बेबी, यस कभी कभी मदर को मिल्क सिक्रीशन होता है बेबी के साउंड से भी। कॉज्ड बाय ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स, करेक्ट। लेटेंसी, ये मैं बताना भूल गई, लेटेंसी होती है 30 to 60 सेकेंड, नॉट मिली, ठीक है, तो दैट इज नॉट, ठीक, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच अगेन। नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, you can like it, you can share with all your friends, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.